अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और बेलारूस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर इत्तेफाक। टेक्नोलॉजी की मुंतकली को बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद में दोनों ममालिक के नवे मुश्तरका वजारती कमीशन का इजलास। मुतादिद अहम मुआहिदों और प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत हुए। माली खजाना कम होकर GDP के 2.6% पर आ गया, जो 22 साल की कम तरीन सतह है। वजारत खजाना के मुताबिक माली साल 22 में माली खसारा GDP के 7.9% पर मौजूद था। और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 2% तक कमी। बरतानवी ब्रेंट की कीमत $87 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी WTI क्रूड की $81 फी बैरल में ट्रेडिंग हो रही है। अब जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में रोज की तरह आज भी 1 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद इसकी कीमत $277.65 पर आ गई है। यूरो को देखें तो ये इंटरबैंक मार्केट में 25 पैसे सस्ता हुआ है। बरतानवी पाउंड की कीमत भी 88 पैसे कम होकर $374.26 पर आ गई है। गोल्ड मार्केट पर आपको अपडेट करें, सोने की कीमत में तेजी का तसलसल अब टूट चुका है। फी तोला $3,500 सस्ता हुआ है। कीमत $4,60,436 पर आ गई है, जबकि 10 ग्राम के रेट्स में $3,000 कमी देखी गई। इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो $35 फी ऑन सस्ता हुआ, जिसके बाद कीमत $4,380 पर पहुंच चुकी है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के इकोनॉमी मैटर्स के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान और बढ़ते हुए कर्जों का, यानी कि हमारे डेट का। आलमी मालियाती इदारे का जायजा मिशन सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम EFF के चौथे जायजे पर बातचीत होगी। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक RSF प्रोग्राम के तीसरे जायजे पर भी गुफ्तगू होगी। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब 20 करोड़ की किस्त मिलने की उम्मीद है, जबकि वजारत खजाना ने तमाम मुतल्लिका महकमों को तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है। आपको यही बताएं कि हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात तयशुदा मुआशी समत के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। IMF मिशन जनवरी से जून तक पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। नए बजट पर अमल दरामद, ज़र मुबादला के ज़खायर, फिर पॉलिसी रेट और महंगाई के असरात को भी डिस्कस किया जाएगा। अगर बात की जाए IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात की, तो जहां मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद का मामला आगे बढ़ रहा है, वहीं कुछ अहदाफ पूरे करने में हुकूमत को मुश्किलात का भी सामना देखा जा रहा है। जब सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तेल और गैस के शोबे में है। IMF की जानिब से पावर सेक्टर के गर्दशी कर्ज में कमी लाने के लिए इकदामात पर जोर मुसलसल दिया जा रहा है, जिसके लिए टैरिफ में एडजस्टमेंट का कहा गया है। दूसरी जानिब हुकूमत भी ये चाह रही है कि दिन के औकात में सोलर से मिलने वाली इजाफी बिजली को इस्तेमाल में लाया जाए, जिसके लिए पावर मिनिस्टर अवैस लगारी साहब की जानिब से कहा गया कि ये तजवीज़ दी गई कि दिन के औकात में इंडस्ट्री को ₹6 यूनिट बिजली फराम की जाएगी, जो वो स्टोर करके रात को भी इस्तेमाल कर सके। लेकिन IMF की जानिब से इस तजवीज़ की मुखालिफत की गई है। एक और अहम मामला है गैस रेट्स में एडजस्टमेंट या इजाफे का। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से हर 6 माह बाद गैस रेट्स में इजाफे की तजवीज़ दी गई थी, जिस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो सका। जुलाई में गैस के रेट्स को नहीं बढ़ाया गया। IMF के मुताबिक गैस सेक्टर का गर्दशी कर्ज $3,440 अरब पर पहुंच चुका है। अगर बेहतरी ना लाई गई तो नताइज खतरनाक हो सकते हैं। फिर मुज़ाकरात के दौरान टैक्स वसूली, FVR इस्लाहात, बजट इक़दामात का भी जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की सलाहियत पर ज़र मुबादला ज़खायर, निजकारी प्रोग्राम का भी जायजा लिया जाएगा। बात करेंगे बढ़ते हुए कर्जों के बोझ का। पाकिस्तान के कर्जों का बोझ $1 लाख अरब के करीब पहुंच चुका है। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जून के इख्तिताम पर मुल्क का मजमूई कर्ज 99,600 अरब पर पहुंच चुका है। एक साल में 5,200 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। फिर हुकूमत के कर्जों की बात करें तो इसका वॉल्यूम 83,600 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। ये एक साल में 7.4% का बड़ा इजाफा है। और इस पर माहिरीन के मुताबिक मसला सिर्फ कर्ज का हजम नहीं, बल्कि इस पर सूद और असल रकम की अदायगी भी है। अगर रवा माली साल के बजट का जायजा लिया जाए तो इसमें सबसे ज्यादा हम आपको बताएं कि 42% रकम यानी 8,000 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी के लिए रखे गए हैं। इसी मामले पर हमने बात करनी है। आज हमारे गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA कराची के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, पॉलिटिकल भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एस अकबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर साहब, इस हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं कि IMF के जो EFF प्रोग्राम का ये चौथा रिव्यू है, ये पाकिस्तान के लिए हम कह सकते हैं एक फॉर्मल रिव्यू होगा या इस बार कुछ बड़े चैलेंजेस सामने आ सकते हैं? अकबर साहब, इससे पहले वाला हुआ था और उसके बाद जो बजट आया था वो लग ये रहा था कि उसमें ज़रा सख्ती वगैरह की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। और मेरे ख्याल है कि
जो भी नेगोशिएशंस आईएमएफ से हुई थी, और ये बार बार हमें बताया गया था कि बजट में कुछ चीज़ें ख़ास तौर पे आईएमएफ के इजाज़त से होंगी, या फिर अगर वो इजाज़त नहीं देंगे तो वो नहीं होंगी। तो वो मेरे ख्याल से ठीक से गुजर गया था, और बजट जो आया था बहुत सारे लोगों के लिए ज़रा बेहतर था, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इस हुकूमत से नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि उसके बाद से बज़ाहिर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है, ना मईशत में, ना जो आप सही कह रहे हैं, डेट हमारा बढ़ता जा रहा है, कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कोई ख़ास कोई तब्दीली नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें कोई अनलेस कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अभी तक पता नहीं है कि क्या सही डिस्कस होगा, तो कोई ऐसा कोई इशू उभर के सही सही अकबर साहब, ये जनवरी से जून 2026 की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान आईएमएफ की जो अहम शराइत हैं वो पूरी करने की इस वक्त पोजीशन में है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आईएमएफ के पास जाना ही एक इजहार होता है कि हमारी मईशत बहुत बुरे हाल में है, आप आके हमें बताएं, हमें बचाएं, हमारी मदद करें, और ज़रा इतने पैसे दे दें कर्ज़े के तौर पे जो वापस दिए जाएंगे। तो आईएमएफ अगर पैसे देने के लिए तैयार है, कर्ज़ा देने के लिए तैयार है, वो अपनी शराइत सामने रखता है। तो जब तक वो शराइत मानी नहीं जाएंगी तो वो कर्ज़ा नहीं मिलेगा। तो हमारे साथ ये 24 दफ़ा हो चुका है, 24वां प्रोग्राम है ये। तो ये हम आदी हो गए और आईएमएफ भी आदी हो गया। मुझे लगता है कि इस दफ़ा ज़रा जिस तरह आईएमएफ का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और जिस तरह उससे उनके जो क्या कह डिमांड्स कह लें, तजावीज़ कह लें, जो आप कहना चाहते हैं, मेरे ख्याल है उस पे अमल ज़्यादा किया जा रहा है। तो फ़िलहाल तो कोई इतनी जो बुराई हुई है, जो नुकसान हुआ है, वो अपनी जगह। मईशत का बुनियादी तौर पे उसका मकसद ये होता है आईएमएफ का कि आप ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते, आपकी जो ग्रोथ रेट होती है, शरह नमू जो होती है, वो ज़्यादा आगे बढ़ती नहीं है। तो हमारी 3% थी, मेरे ख्याल है इस साल भी, अभी तो खैर 1 महीना ही हुआ है, बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन 3% ही अगर 3-3.5% हो सकती है। तो आईएमएफ की शराइत को मानते हुए हमें फिर वो मज़ीद कर्ज़े देते हैं। तरीका ये होता है, वो एग्री करते हैं कि आपको 3 साल के अंदर इतने पैसे दे दिए जाएंगे, और आप अगर ये करते जाएंगे तो फिर आपको पैसे मिलते जाएंगे। तो हमें, क्योंकि अभी तक वो ज़रूरत है उन पैसों की, उन शराइत को मानने की। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमारी हुकूमत ने कोई बुनियादी तौर पे रिफॉर्म्स जिसे कहा जाता है, जो तजावीज़ हम खुद पेश कर सकते हैं, आईएमएफ के सामने रख सकते हैं, वो नहीं पेश की। तो ये एक होता है कि आईएमएफ के कहने पे हम बहुत सारी चीज़ें मान लेते हैं क्योंकि हमें पैसे मिल रहे हैं। तो ये खेल चल रहा है। तो अफसोस की बात है कि हुकूमत को चाहिए था कि ज़रा अपने प्रोग्राम बताती, आगे किस तरह बढ़ेंगे, हमें कुछ नहीं पता। यानी कि आपके मुताबिक हम आईएमएफ की शराइत मान लेते हैं लेकिन रिफॉर्म्स किसी किस्म के नहीं कर रहे, और हम हर आईएमएफ प्रोग्राम में टैक्स टू जीडीपी जो रेशो है वो बढ़ाने की बात सुनते हैं। अकबर साहब, इस बार भी आईएमएफ का जो सबसे ज़्यादा फोकस होगा वो टैक्स कलेक्शन पर ही होगा? ये बड़ी है, पिछले साल भी बड़ी थी, आपको याद होगा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी लगाया गया था, ये भी कहा गया था कि सूबों से वसूल करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि शायद वो क्योंकि जंग भी हो गई थी तो इस वजह से थोड़ी सी वक्त की छूट भी मिल गई थी। अभी इसमें कोई बेहतरी नहीं आई है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आईएमएफ अगर मिसाल के तौर पे अगर वो ये कहता है कि आपको चाहिए कि अपना टैक्स टू जीडीपी रेशो बेहतर करें, कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को करना चाहिए। किस तरह करते हैं? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक बहुत अच्छा तरीका है, उसको काफ़ी एक्सपैंड करना चाहिए। आपको लोकल टैक्सेस बढ़ाने चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन आम तौर पे होता ही है कि आईएमएफ कहती है कि आपके टारगेट्स ये हैं, एफबीआर का ये टारगेट है, आप मीट करें, पूरा करें। तो वो हमारे यहाँ जैसे एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लग जाती है, या इस तरह के पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में इस खत्ते में सबसे ज़्यादा है और जगह बढ़ नहीं रही, हमारे यहाँ रोज़ बढ़ती जा रही है। चाहे खत्ते में जो भी हो रहा है, इधर ईरान में जो भी और हॉर्मोज़ के हवाले से जो कुछ भी हो रहा है, हमारे यहाँ कीमत आमतौर पे बढ़ती जाती है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि टैक्स जमा किया जाता है। दूसरा, हुकूमत ने एक अच्छी कोशिश ये भी की थी कि रिटेलर्स पे टैक्स लगाया जाए। अभी साल का इक़्तिसादी साल का पहला महीना है, मुझे नहीं मालूम उस पर अमल क्या हुआ है। ये पहले भी 2-3 दफ़ा तजावीज़ आ चुकी हैं, उनको वापस ले लिया गया था। क्या ये तजवीज़ वापस ली जाएगी 2-3 महीने के बाद, क्या पता। लेकिन ये ज़रूरत है कि टैक्स के नेट को वसी किया जाए। ये नहीं कि
आपसे मुझसे टैक्स ज़्यादा लिया जाए, बल्कि आपसे कम लेना चाहिए। लेकिन ऐसे राइट। शोबों को, ऐसे लोगों को जो टैक्स बिल्कुल, नेट में नहीं टैक्स है और नेट इसमें को ब्रॉडन होना चाहिए, जैसे कि आप ये फरमा रहे हैं। और अकबर साहब, साथ में टैक्स रिफॉर्म्स का जिक्र आपने किया, एफबीआर की आपने बात की, लेकिन आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान में जब तक जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ रहेगा तो फेयर टैक्सेशन सिस्टम नहीं बन सकता, ऐसा आपको लगता है? अभी आपने लेवी का जिक्र भी किया इस हवाले से। देखिए, मसला ये है कि अगर मैं हुकूमत से कहूँ, आईएमएफ के तौर पे हुकूमत से कहूँ, मुझे 100 रुपये चाहिए, और मैं ये कहूँ कि मुझे नहीं पता, मुझे परवाह नहीं है आप कहाँ से लेके आते हैं। ये कहेंगे ठीक है, जीएसटी बढ़ा दो, फ्यूल टैक्स बढ़ा दो, दूध पे टैक्स बढ़ा दो, जूतों पे टैक्स बढ़ा दो, हर जगह टैक्स बढ़ा दो। वही थोड़ी देखते हैं कि अमीर आदमी पे बढ़ाओ। तो ये असल जो जो कहना चाहिए इकदाम जो हुकूमत को करना चाहिए, वो ऐसे लोगों से जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा है और वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि वो टैक्स नहीं देते। सबको पता है। देखिए, आजकल डिजिटलाइजेशन में नादरा के पास जो डेटा है, बैंक्स के पास जो डेटा है, एफपीआर के पास जो डेटा है, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो छुपी भी नहीं है। बस हुकूमत के पास वो क्या कहना चाहिए, रीढ़ की हड्डी नहीं है कि वो ऐसे लोगों से टैक्स जमा करे, ऐसे लोगों से टैक्स वसूल करे जो टैक्स नहीं दे रहे। जो दे रहे उनको फंसाए जा रहे हैं, जो राइट। नहीं दे रहे। और डॉक्टर तो साहब, कर्जों की तरफ अगर हम आए, अभी हम जैसे आईएमएफ का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन साथ में जब कर्जा देखा जाए, 4 साल में विफाकी हुकूमत का जो कर्ज है वो तकरीबन 75% बढ़ गया है और 83 ट्रिलियन रुपए से अब ऊपर जा चुका है। और दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुताबिक ये कहा जाता है कि हुकूमत के जो ग्रॉस रेवेन्यूज हैं वो 4 साल में 107% बढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर समझ ये नहीं आता डॉक्टर साहब कि फिर भी जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है और जो हमारी इजाफी आमदन है वो कहाँ जा रही है, इसको कैसे समझा जाए? ये बेशतर तो इसमें कर्ज वापस देने में जा रही है। हमारे यहाँ अगर इतना सारा कर्ज है वो वापस तो देना है, उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना है, वो भी वापस जा रहा है। साढ़े 10 या 11.5% जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, कुछ महीने पहले 23% था। इतना ज़्यादा टैक्स है वो वापस दिया जा रहा है। बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा, आप देखें, सबसे ज़्यादा मुनाफा वो कमा रहे हैं, क्योंकि वो कर्ज़े वही देते हैं। हुकूमत डायरेक्टली कर्जा नहीं देती, आप एक दूसरे इदारे से नहीं लेती, वो बैंक्स के पास जाती है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो वो अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो ये जब तक आप ये देखिए, कर्ज लेना इतनी बुरी चीज़ नहीं है अगर नज़र आए कि वो सही तरह इस्तेमाल हो रहा है। अगर हमें नज़र आए जो हुकूमत कर्ज ले रही है, किसी से भी ले रही हो, चाहे आईएमएफ से ले रही हो या हमारे बैंक से ले रही हो या आपसे और मुझसे ले रही हो, वो अगर उस पर खर्च कर रही है, अगर सड़कें बेहतर हो रही हैं, बिजली का निज़ाम बेहतर हो रहा है, पानी, स्कूल, सेहत वगैरह जो बुनियादी चीज़ें हैं, अगर वो बेहतर हो रही हैं, तो लोग टैक्स देने के लिए भी तैयार होते हैं और कर्ज का बेहतर इस्तेमाल भी होता है। हमारे यहाँ ऐसा हो नहीं रहा। हमारा कर्ज जो है वो पिछले कर्जे पूरे करने के लिए हो रहा है और हमारी जो मशीनरी है, हुकूमत की जो निज़ाम है, उसको चलाने में ये ज़्यादा आपकी पैसा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि कर्ज देना बुरा नहीं है, लेकिन उसका प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो कर्ज अवाम पर लग रहा होता तो फिर किसको ज़ाहिर एतराज़ होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो फेडरल डेट में अभी आपने जिक्र किया डोमेस्टिक डेट का, वो तकरीबन 59.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुँच चुका है, ये बताया जा रहा है, जो इदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं। और ये प्राइवेट सेक्टर की जो बोरोइंग है या इन्वेस्टमेंट है, ज़ाहिर है फिर उसको क्राउड आउट नहीं कर रहा, आप समझते हैं? ये क्राउडिंग आउट बिल्कुल हो जाती है। क्राउडिंग आउट का बुनियादी मकसद ये होता है कि अगर हुकूमत ही सारा जो लिक्विडिटी होती है, जो पैसा मार्केट में होता है, अगर हुकूमत ही वही लिए जा रही है, तो फिर जो आम तो खैर नहीं, जो ख़ास जो प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइजेज़ हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं जो कर्जा लेना चाहती हैं, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जिससे कहा जाता है, वो रहता नहीं है। 100 रुपये में से अगर 80 रुपये या 85 रुपये अगर हुकूमत पुराने कर्ज के लिए और अपना निज़ाम चलाने के लिए अगर वो मज़ीद कर्ज लेती है, तो जो 12 या 15 रुपये, 100 रुपये के तो जो बच जाते हैं, तो वो फिर प्राइवेट सेक्टर के पास जाता है, जिसमें वो आगे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट अजय आमतौर पे जो आपका भी सवाल है और जो बात होती है, टैक्स टू जीडीपी रेशो पे होती है कि 10% है, 10.5% है। लेकिन सबसे संगीन बात यह है, हमारा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है, जो यानी कि नए तरक्याती काम जो होते हैं, नए क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो होते हैं, रोज़गार बढ़ाने के लिए जो नया इन्वेस्टमेंट होता है, वो पिछले 50 साल में सबसे कम तरीन है। तो अगर ये हाल है हमारी मईशत का,
तो आगे नहीं बढ़ेगी। चाहे वो IMF हमारी मदद करे या हमारी हुकूमत कहीं से कर्जा लेके आए, तो हमारी मईशत फंस गई है। इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि ज़ाहिर है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, 50 साल में अगर इस तरीके से हम डाउन ही जा रहे हैं, डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, कोई डेवलपमेंट के काम नहीं होंगे, रोज़गार पैदा नहीं होगा, तो फिर आवाम के लिए मसाइल तो मुसलसल इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं। मईशत में हम जितना मर्जी ये कहते रहें कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं एक और आपसे एक अहम मामला, इस पर कुछ आपका रिव्यू जानना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली हमने देखा समाज से गुफ्तगू में ही वफाकी वजीर जो कैसर अहमद शेख साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि 18वीं तरमीम कामयाब नहीं हुई और नए यूनिट्स बनने चाहिए। ये जो मामला है, NFC में एक बड़ा हिस्सा जाता है, ज़ाहिर है डेट सर्विसिंग में हमारा बड़ा हिस्सा जाता है बजट का, और जो वफाकी हुकूमत है वो ऐसे शोबों पर खर्च कर रही है जो सूबों के हैं, और ये फिस्कल क्राइसिस से बाहर आ सकेंगे कुछ साल में हम, आपको लगता है, या ये जो साइकिल है ये मुसलसल ऐसे ही चलता रहेगा, एक विशेष साइकिल ये बन चुका है? अच्छा, ये जो कहा जाता है कि 18वीं तरमीम नाकाम हो गई, पता नहीं किस हद तक सही है। मेरे ख्याल में बहुत सी तरमीम और भी हैं जो नाकाम हो गई हैं, और ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का मसला हो जाता है कि क्या सही है क्या नहीं है, कितने सूबे होने चाहिए, कितने इख्तियारात होने चाहिए सूबों के पास, और सूबों से नीचे लोकल गवर्नमेंट के पास कितने इख्तियारात होने चाहिए। मेरे ख्याल है ये इतना सिंपल सी बात नहीं कि NFC आप बदल दें। मेरे ख्याल है अगर आप NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन में जो हिसाब किताब होता है उसको बदलते हैं, लेकिन आपको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाने की भी ज़रूरत है कि क्या सारे पैसे कराची में या लाहौर में या जो सूबाई हुकूमतें, सूबाई जो दारुल खिलाफे पैसे वहाँ खर्च होंगे। सदर्न पंजाब का हाल आप देख लें, वो बहुत राजनपुर और लाहौर और झेलम में बहुत फ़र्क है। इसी तरह कराची और दादू में और जगह जो आप डेवलपमेंट देखें, क्वेटा के बाहर आप कहीं पे भी बलूचिस्तान में जाएं, आपको स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पानी वगैरह नहीं मिलेगा। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की हालत थोड़ी बेहतर है क्योंकि वो थोड़ा क्या कहना चाहिए, अमेलगमेटेड है, उधर रास्ते इतने मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आप करक चले जाएं, सदन खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, आपको ऐसे अजला मिलेंगे जहां तरक्की नहीं हुई। तो अगर आप ये ज़रूरी है कि सूबे भी अपने इख्तियारात देखें। इस वक्त सूबों की हालत बहुत बेहतर है, फाइनेंशियली बहुत बेहतर है 18वीं तरमीम की वजह से, NFC के अवार्ड की वजह से। लेकिन सूबों को चाहिए कि जहाँ जहाँ आप समझे कि कम तरक्की हुई है, वहाँ पे ज़्यादा अखराजात वो लेके जाएं, ज़्यादा खर्च करें। तो ये निज़ाम चाहे जो भी हो, जमहूरी होना चाहिए, अवामी उसमें राय ज़रूरी होनी चाहिए, इख्तियारात बढ़ाने चाहिए सूबों के पास और निचले यूनिट्स के पास। वो बात की बात है कि चाहे नए सूबे हों या लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार हो या नेशनल फाइनेंस कमीशन में तब्दीली की जाए। मेरे ख्याल ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, और सूबों की राय बहुत ज़रूरी है। ये ऊपर से हुक्म नहीं आना चाहिए कि ऐसा करें वैसा करें। सूबे जब तक राय नहीं देंगे तो ठीक। और डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, IMF अभी एनर्जी सेक्टर पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी जोर दे रहा है, और अभी हम डिस्कोस की जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें भी हमने कुछ डेवलपमेंट देखी है रिसेंटली। उसमें फेस्को में हवाले से हम बात करें अगर, तो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज भी उसमें इंटरेस्टेड हैं। लेकिन मैं सवाल आपसे ये कि जो सर्कुलर डेट का हमारा मामला है, इसका इलाज कहाँ से शुरू होना चाहिए, कैसे ये मुमकिन हो सकेगा कि हम इससे बाहर आ सकें? मेरा ख्याल है जहाँ तक कर्जे लिए जा रहे हैं, सर्कुलर डेट को फौरी देखिए, ये बड़ा संगीन मसला है। एक तरफ तो आपके पास IPPs हैं जिनको आपने गारंटी किया हुआ है, चाहे कि वो चले या नहीं चले, कितनी बिजली पैदा करें, आप उनको पैसे दें, वो ज़रूरी हो गया। दूसरा, आपका पूरा ये जो निज़ाम चल रहा है बिजली का, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लोग सोलर पे जा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि नेट मीटरिंग होगी या क्या होगा, किस तरह लेके जाएगा। सोलर पाकिस्तान में, दुनिया में पाकिस्तान सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और अब जो बात चली कि बैटरीज भी नई आ रही हैं और इस तरह की आ रही हैं कि जो दिन में जो सोलर इस्तेमाल करते हैं वो रात को भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ सर्कुलर डेट का मसला नहीं, फाइनेंशियल हवाले से तो है, लेकिन अगर आपने हमारी एनर्जी क्राइसिस है इसको रिफॉर्म करना है तो आपको सोलर भी सामने रखना पड़ेगा, प्राइसिंग भी रखनी पड़ेगी। IPPs का भी मसला जो है तो आपको देखना पड़ेगा कि कब तक आप वो पैसे जो आज से 30 साल पहले जो वादा किया था, क्या उस पर आप बदल सकते हैं, दोबारा रीनेगोशिएट कर सकते हैं, किस तरह चला सकते हैं, आपको हाइडल पे कितना जाना है, कोल पे जितना चाहिए। मेरे ख्याल एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी सामने आनी चाहिए जिसमें जो ना सिर्फ फाइनेंसेस का भी कुछ इंतज़ाम हो, कंज्यूमर को ख़ास तौर पे इंतज़ाम किया जाए। एक चीज़ जो बार बार सामने आती है, हमारी एक्सपोर्ट्स आगे नहीं बढ़ रही क्योंकि कॉस्ट
तो अब प्रोडक्शन इतनी बढ़ती जा रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये पावर सेक्टर का जो इनपुट होता है, बिजली की कीमत होती है। हमारी बिजली की कीमत और जगह से हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उससे बहुत ज़्यादा है। तो ये सिर्फ रिफॉर्म की जो हम बात करते हैं या सर्कुलर डेट की बात करते हैं, वो काफ़ी नहीं है। मेरा ख्याल है कि एक कम्प्लीटली जामे पॉलिसी होनी चाहिए कि हमें आगे, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था, इस हुकूमत के पास जामे पॉलिसीज़ नहीं है। ये कर दो, वो कर दो, ठीक हो जाएगा, ये कर दो, आगे पीछे कर दो, लेकिन कोई इस तरह तो की हुकूमत की पूरी एक हिकमत ऐसी अमली। जामे पॉलिसी होनी चाहिए। लास्टली डॉक्टर साहब, क्योंकि आज 13 अगस्त है और कल 14 अगस्त है, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है कल, मुल्क को तो इंडिपेंडेंस मिल गई। मैं लास्टली आपसे इस पर कमेंट चाहता हूं कि हमें आईएमएफ से इंडिपेंडेंस कब मिलेगी? ये नहीं मिलने वाली। आईएमएफ और पाकिस्तान एक ही साथ हैं, एक ही प्लेट पे हैं, एक ही पेज पे हैं। ये जब तक हम ये आईएमएफ से उस वक्त आपको छुटकारा मिलता है जब आप कहते हैं ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ तक चले, अब हम आज़ाद हैं। वाकई बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता आप मकरूज़ हैं। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आज आप एक बरादराना मुल्क से कर्जा ले रहे हैं और दूसरे को वापस कर रहे हैं। आप आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ और वगैरह वगैरह से आप करें हमारे पोलियो प्रोग्राम के लिए दें, हमारे खसारे के लिए पूरा दें। हकीकी आज़ादी जो है, असली आज़ादी वो होती है जब आप कहते हैं हम अपने पैर पे खुद खड़े होंगे और हम इस्लाहात खुद लेके आएंगे। आपको आईएमएफ की ज़रूरत नहीं है। जो आपने जितने सवाल पूछे, अगर उनका सही तरह सोचा जाए, ये वाज़े तौर पे बात सामने आती है कि पाकिस्तान को आईएमएफ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अहकामात लाने की ज़रूरत है। आप हमारी हुकूमत चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, सारी हुकूमतें, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे नीम हो, चाहे जो भी आप कहना नाम देना चाहते हैं, ज़रूरी है कि ऐसी हिकमत अमली बनाएं जो आईएमएफ के बगैर काम कर सकती है। और उसमें शायद मुश्किल भी होगी, 1 साल मुश्किल होगी। इतने साल हमने मुश्किलें हम पर आई हैं, 2 साल और, लेकिन एक पॉलिसी ऐसी बनाएं। आईएमएफ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ पाकिस्तान और आईएमएफ साथ साथ चलेंगे। हमें छुटकारा नहीं मिलने वाला, हमारी हकीकी आज़ादी नहीं आने वाली। डॉक्टर अकबर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया। हिकमत अमली बनाई जाए, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि हम आईएमएफ के बगैर चल सकें। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अकबर जैदी साहब, आपका बहुत बेहद शुक्रिया, आपने समय को वक्त दिया। हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर इक़्तिसादियात हैं, पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट इकोनॉमी प्राइम के सीईओ हैं डॉक्टर अली सलमान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली सलमान साहब। जिस तरीके से डॉक्टर अली सलमान साहब जो गुफ्तगू हो रही थी अभी अकबर जैदी साहब के साथ भी, मैं इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आईएमएफ पर और जो फेडरल डेट बढ़ता जा रहा है, इस पर बात करना चाह रहे हैं। अब तकरीबन $1 अरब की जो ईएफएफ ट्रेंच है और $200 मिलियन की आरएसएफ फाइनेंसिंग है, ये इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? कितनी मीनिंगफुल है इस वक्त हमारे लिए ये? डॉक्टर अली सलमान साहब। जी, मैं अगर आपका सवाल सही समझ पाया, क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा सा इशू लग रहा है मुझे, तो आप आईएमएफ प्रोग्राम की बात कर रहे थे और डॉक्टर अकबर जैदी भी उसी के ऊपर तबसरा कर रहे थे। नया विजिट भी होने वाला है, लेकिन एक जो बड़ा आई थिंक इस वक्त जो चैलेंज आ गया है, जो पिछले तिमाही में, पिछली आईएमएफ के रिव्यू प्रोग्राम में वो उस तरह मौजूद नहीं था, वो तो ज़ाहिर हमारा रीजनल क्राइसिस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्राइसिस है। और उसकी वजह से जो पाकिस्तान के करंट अकाउंट के ऊपर जो बढ़ता हुआ दबाव है, वो बहुत बड़ा एक नया चैलेंज बन के सामने आ गया। क्योंकि देखें, हम आईएमएफ प्रोग्राम में बुनियादी तौर पर एक ही वजह से जाते हैं, और वो वजह ये है कि जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिस्टम ख़राब हो जाता है, हमारी बैरूनी अदायगियों के लिए जो हमें डॉलर्स चाहिए वो हमारे पास शॉर्ट हो जाते हैं, तो हमारा करंट अकाउंट जो डिटेरिएट हो जाता है। अगर जो पिछले 1-1.5 साल में इस हुकूमत ने करंट अकाउंट को बेहतर तरीके से मैनेज किया है, और कई महीनों में ये करंट अकाउंट बेसिकली सरप्लस रहा है, फिर ये डेफिसिट में है इस वक्त, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर तरीके से मैनेज किया। लेकिन जो अगला 1 साल है, क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम का ये आखिरी 1 साल शुरू हो चुका है, तो इस 1 साल में जो मुझे ख़तरा ये लगता है कि आप के जो पेट्रोलियम बिल है, वो एक बड़ा मेजर चैलेंज सामने आ रहा है। उसकी एक सिंपल सी एक इंडिकेटर ये है कि हमारा जो मंथली बिल था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, वो $1.25 बिलियन होता है ऑन एवरेज,
जो अब तकरीबन $500 मिलियन उसमें इजाफा हो गया है हर वो महीने। मजीद बढ़ता चला जाएगा। मैं आप हमारे साथ ही रही डॉक्टर अली सलमान साहब, ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, यही डिस्कशन में आगे बढ़ाना चाहूँगा। वेलकम बैक। डॉक्टर अली सलमान साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक तो अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की आप बात कर रहे थे, और सेकेंडली ये भी ऐड कीजिएगा, ये जब हम कर्ज लेते हैं तो ज़ाहिर सूद की अदायगी भी करनी पड़ती है, फिर हुकूमत के पास जो फिस्कल स्पेस है वो नहीं बचती, और जब रिफॉर्म्स की बार बार बात भी होती है आईएमएफ के साथ, लेकिन ये रिफॉर्म्स की डायरेक्शन हमारी सही दिखाई नहीं देती। इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखें, तो उस बात को कंक्लूड मैं करता हूँ कि जो आईएमएफ के साथ प्रोग्राम है उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का तवाज़ुन कुलीदी अहमियत रखता है, और उसमें मुझे काफ़ी रिस्क नज़र आ रहा है इस वक्त बिकॉज ऑफ हॉर्मोज क्राइसिस, और $4 से $5 बिलियन का एक गैप नज़र आ रहा है, उसको हमें कवर करना पड़ेगा। और आमतौर पर हमने देखा है कि पास्ट में हमने इसको फ्रेंडली कंट्रीज़ के ज़रिए या रोल ओवर्स के ज़रिए या मज़ीद डिपॉजिट्स के ज़रिए उसको कवर किया है, तो यही स्ट्रैटेजी लगता है हुकूमत को अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अब जो आपने रिफॉर्म्स की बात की है उसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे पास फिस्कल स्पेस कम है। जो अभी हम एनएफसी वार्ड की पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे जैदी साहब, उसमें मैं ये इजाफा करना चाहूँगा कि इस वक्त फेडरल हुकूमत, वफाकी हुकूमत सही मानों में वसाइल का 65% जो हिस्सा है वो खर्च कर रही है ऑलरेडी, जिसमें कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जिसमें वफाकी हुकूमत है, जिसमें पेंशन के अखराजात हैं, जिसमें डिफेंस के अखराजात हैं। तो ज़ाहिर है ये जो बड़े ब्लॉक्स हैं अखराजात के, वो तो ये हैं, जब तक हम इनको नहीं एड्रेस करेंगे उस वक्त तक हमारी जो सानवी नौइयत की रिफॉर्म्स हैं उसका हमें हमारे बजट के ऊपर खातिर नहीं पड़ेगा। हमारा जो बजट है इन्हीं चीज़ों से बढ़ रहा है, हुकूमत के साइज से, स्टेट एंड एंटरप्राइजेज से, दिफाई अखराजात से। इनको हमें देखने की ज़रूरत है, तब जाकर हम रिफॉर्म्स की तरफ कोई कदम ले सकते हैं। सेकेंडली डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम देखते हैं आईएमएफ के साथ बार बार टैक्सेशन के सिस्टम के ऊपर बात होती है, ये फेयर टैक्सेशन सिस्टम किस तरीके से बन सकता है? हम इस एक बुनियादी मसले को हल नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी अरसे से। इसी एक बड़ी वजह आपको लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं? अभी इसका जिक्र डॉक्टर अकबर जैदी भी कर रहे थे। इस वक्त एक दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सों का तनासुब वो तकरीबन 50-50% हो गया है। बहुत से लोग उसको रियलाइज नहीं कर रहे। तो जहाँ तक अब हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसका हुजूम वॉल्यूम के एतबार से उसमें कमी हुई है, किसी रेट्स में कमी नहीं हुई है, और डायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा हुआ है। लेकिन इससे कतई नज़र जो आईएमएफ का बुनियादी मसला है कि जो हम लोग जैसे जो थिंक टैंक्स में हैं और जो बुनियादी इख्तलाफ रखते हैं वो ये है कि टैक्स रेट्स को कम करने की कोई भी तजवीज़ आईएमएफ या हुकूमत ज़ेर गौर लाने के लिए तैयार नहीं है। हमारा बुनियादी ये है कि जब तक आप टैक्स रेट्स को नहीं कम करेंगे उस वक्त तक इसमें फेयरनेस नहीं आएगी। हमारा इनकम टैक्स, हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, हमारा सेल्स टैक्स, सबके जो रेट्स हैं वो इंटरनेशनली कंपेटिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से और मैं ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये मैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जिक्र कर रहा हूँ ये डॉक्टर साहब इस तरीके से भी कर रहा हूँ कि माली साल अगर 2025-26 को भी देखा जाए, ये जो पेट्रोलियम लेवी की वसूली हुई वो 1.56 ट्रिलियन रुपए रही, जो ज़ाहिर रिवाइज टारगेट था उससे भी ऑलमोस्ट तकरीबन 70 अरब रुपए ज़्यादा थी। तो इस तरीके से फिर दिखाई ये देता है कि शायद हमारी हुकूमत बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस पर अब डिपेंडेंट हो चुकी है, और फिर ज़ाहिर है फिर हम देखते हैं कि टैक्स नेट हमारा ब्रॉड नहीं हो पाता। जी, ये बात दुरुस्त है। हम दोनों तरह के टैक्सेस ले रहे हैं, जिसमें कि ये पेट्रोलियम लेवी भी शामिल है, जिसमें कि जो सुपर टैक्स भी शामिल है। सुपर टैक्स तो एक डायरेक्ट टैक्स है जो उस आमदनी पर लगता है, बड़ी कारोबारी इदारों पर लगता है जिनकी इनकम 100 मिलियन रुपीस से भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाए। सो हम उस तरफ से भी ले रहे हैं और इनडायरेक्टली भी ले रहे हैं। इनडायरेक्ट में हमारी कवरेज बहुत कम है। सेल्स टैक्स में हमारी जो कवरेज है वो पाकिस्तान में 70 लाख बिजनेसेस हैं। उन 70 लाख के मुकाबले में हमारा जो सेल्स टैक्स है वो मुश्किल से 5 लाख बिजनेस को कवर करता है। तो इसका मतलब है हमारी जो इनकम टैक्स तो फिर भी कुछ ना कुछ कवर्ड है, लेकिन जो हमारी सेल्स टैक्स की जो बेस है वो अनकवर्ड है। उसकी हमारे बहुत ज़्यादा गैप मौजूद है इसकी कंप्लायंस में। डॉक्टर साहब एक लास्ट भी और कमेंट कीजिएगा, हमने अपने इंट्रो में जिक्र किया, इस वक्त एक और आम जो चैलेंज है वो गैस सेक्टर के 3400 अरब रुपए के सर्कुलर डेट का है। आईएमएफ तो टैरिफ बढ़ाने का कहता रहा, लेकिन ऐसा होगा तो बाजार आम कंज्यूमर पर, इंडस्ट्री के लिए और मुश्किल बढ़ जाएगी।
जी ऐसा ही है जी कि ये हम टैरिफ को बढ़ाने को समझते हैं कि ये टैरिफ का रिफॉर्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 10-15 सालों से यही कर रहे हैं, ये रिफॉर्म्स नहीं है। ये तो एक आसान तरीका है कि आप रेट्स बढ़ा दें, इलेक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन जो हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले जैसे गैस के इदारे, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, वो सब खसारे में हैं और इसकी वजह से सर्कुलेट डेट में इजाफा हो रहा है। तो इन इदारों को हमें प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है और मार्केट के ज़रिए करने की ज़रूरत है ताकि इस खसारे को कम किया जा सके। इस खसारे को कम किया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली सलमान साहब, हमारे इक़्तिसादियात हैं, प्राइम के CEO हैं, मौजूद थे डेट के फेडरल डेट के हवाले से बात करने के लिए। और IMF मिशन जो कि हम देख रहे हैं कि आने वाला है, उससे बातचीत होनी है, उसमें किस किस्म के रिफॉर्म्स के मुतालबात किए जाते हैं, क्या शराइत पाकिस्तान के सामने, हमारी मुआशी टीम के सामने रखे जाते हैं, जो स्टाफ लेवल हम देखेंगे, मुज़ाकरात होंगे, वो कहाँ तक पहुँचते हैं, ये सब हम देखेंगे अगले माह। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हमारा शो का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।